मेरा नाम आरती है। आज हमारे घर के आंगन में सफेद चादर बिछी हुई थी और कोने में रखा गुलाबी रंग का सोफा दोबारा नया सा कर दिया गया था। मैंने खुद अपने हाथों से पूरे आंगन में झाड़ू लगाई थी और मैं हैरान थी कि आज ऐसा क्या खास है। आरती। इधर माँ की तेज आवाज आई जो मुझे हमेशा डरा देती थी। जी माँ। मैं जल्दी से भागकर उनके पास पहुंची। जाकर अपने बाल ठीक कर ले और अच्छे कपड़े पहन ले। आज मेहमान आ रहे हैं, एक अच्छी लड़की की तरह नजर आना चाहिए। मैंने हिम्मत करके पूछा, माँ कौन आ रहा है? उन्होंने मुझे घूर कर देखा। ज्यादा बातें मत कर, जितना कहा है वो कर। मैं चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। दिल में उलझन थी, कुछ तो खास था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। शाम ढलने लगी थी। सूरज की आखिरी किरण दीवार पर सुनहरी छाप छोड़ रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पर्दे के पीछे से झांककर देखा, एक ठीक ठाक उम्र का आदमी दरवाजे पर खड़ा था। वो अजनबी था, लेकिन उसके साथ एक गंभीर दुबली पतली सी लड़की भी खड़ी थी। उसने अपने सिर पर पल्लू ले रखा था। नजरें झुकी हुई थीं। चेहरा ऐसे जैसे कि पानी पर पड़ी चांदनी, बहुत खूबसूरत। फिर माँ ने जाकर दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले आई। ये सीमा है, उन्होंने मुझे बताया और उसे अंदर लाकर चली गई। मैं वहीं जमी रह गई। सीमा ये कौन है? और इतनी छोटी उम्र की लड़की यहां क्या कर रही है? कुछ देर बाद माँ ने मुझे बुलाया। आरती, जाकर सीमा को कमरा दिखा दो, अब यही तेरी भाभी है। भाभी ये सुनते ही मेरे कदम वहीं जम गए, मगर कब और कैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। माँ ने मेरे 50 साल के भाई की शादी रहस्यमय तरीके से एक अनाथ लड़की से कर दी थी, जिसे वो एक नेक काम समझ रही थी। जब मैं सीमा के कमरे में गई, वो पलंग के किनारे बैठी थी, साड़ी का पल्लू सिर पर और नजरें जमीन में गड़ी हुई थीं। उसकी उंगलियां लगातार आपस में उलझ रही थीं। नमस्ते, मैंने धीरे से कहा। वो चौंकी, पर बैठे बैठे बोली, नमस्ते, मेरा नाम आरती है और तुम मेरी भाभी हो गई हो। वो बस सर हिलाकर रह गई। मैं थोड़ा उसके पास बैठ गई। अजीब सा एहसास था जैसे वो सब कुछ छोड़ आई हो और अब भी यकीन नहीं कर पा रही कि यही उसकी मंजिल है। कमरे में खामोशी थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला और माँ गुस्से में अंदर आई। आरती, तू यहां क्या कर रही है? भाभी के कमरे में जाने की इजाजत नहीं, चल निकल यहां से। मैं चौंक गई। माँ, मैं तो बस का मतलब पता है मुझे, निकल यहां से। मैं खामोशी से बाहर आ गई, मगर दरवाजा बंद होते ही अंदर से सिसकियों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे मगर दिल को छू जाने वाली सीमा रो रही थी। रात को जब सब सो गए, मैंने दबे कदमों से लिविंग रूम में जाकर देखा। मेरा भाई साहिल शादी की पहली रात अपनी पत्नी के कमरे में सोने के बजाय सोफे पर लेटा हुआ था। चेहरा गंभीर, शरीर सीधा और नजरें छत की तरफ थीं, जैसे वो सो नहीं रहा था, किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सीमा के कमरे से अब भी सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। ये कोई आम रोना नहीं था, ये उस दर्द की आवाज थी जो तब निकलती है जब दिल अंदर से टूट जाता है। मैं भाई के पास गई। भाई, अब यहां क्यों? वो चौंक गए, फिर चेहरा छुपाकर बोले, आरती, तुम सोए नहीं? अभी तक नहीं भाई, मुझे नींद नहीं आ रही। आप भाभी के साथ क्यों नहीं है? वो तो रो रही है। मेरे शब्द सुनकर उनके चेहरे पर एक साया सा छा गया। कुछ बातें तुम नहीं समझोगी आरती, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। वो करवट बदलकर चुप हो गए। मैं सदमे में खड़ी थी, फिर अपने कमरे में लौट आई, लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। सुबह की ठंडी हवा खिड़की के पर्दे हिला रही थी। पूजा के समय एक अजीब सी खामोशी और बोझ घर में महसूस हो रहा था। घड़ी में 7 बज रहे थे। नींद तो जैसे रात से ही रूठ गई थी, लेकिन शरीर में थकावट बाकी थी। दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो किचन से बर्तनों की हल्की आवाज आ रही थी। मैं किचन के दरवाजे तक पहुंची और अंदर का दृश्य देखकर दिल थम गया। सीमा चुपचाप चूल्हे के सामने खड़ी नाश्ता बना रही थी। उसके चेहरे पर शादी वाली कोई रौनक नहीं थी, बल्कि आंखों के नीचे हल्की सूजन और दर्द झलक रहा था। मैं धीरे से आगे बढ़ी। भाभी, आप आराम कर लेती, मैं नाश्ता बना देती। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं आरती, सबको वक्त पर नाश्ता मिल जाना चाहिए। उनकी आवाज में नमी थी जो दर्द में होती है। ना कोई शिकायत, ना कोई गिला, बस खामोशी और जिम्मेदारी। तभी माँ किचन में आई, आंखों में गुस्सा और माथे पर बल। इतनी देर लगा दी, सब भूखे बैठे हैं और तू अब तक नाश्ता बना रही है।
सीमा ने नजरें झुका ली। बस हो गया माँ, अभी लेकर आती हूँ। ज्यादा जुबान मत चलाया कर, मैंने पहले ही कहा है वक्त पर सब कुछ हो जाना चाहिए। मैंने माँ की तरफ देखा। माँ भाभी अकेली हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। माँ ने मुझे तेज नजरों से घूरा। अब तू भी यहां सिखाने लगी है मुझे, चल हट यहां से। मैं चुप हो गई मगर दिल अंदर से तड़प रहा था। भाई टेबल पर बैठे थे, उदास चेहरा, झुकी नजरें और खामोश जुबान। भाई जो कभी माँ के हर फैसले पर बहस किया करते थे, आज एक हारे हुए इंसान की तरह बैठे थे। सीमा ने नाश्ता टेबल पर रखा, फिर चुपचाप एक और खड़ी हो गई। ना किसी ने धन्यवाद कहा, ना किसी ने नजर उठाकर देखा, ना कोई तारीफ की। कई दिन गुजर चुके थे मगर घर में माहौल नहीं बदल रहा था। मैंने ध्यान दिया कि सीमा दिन बा दिन चुपचाप रहती और थकी हुई सी सो रही थी। उसकी बातें पहले ही सुनाई नहीं देती थीं। अब तो चेहरे के एक्सप्रेशन भी जैसे बेजान होते जा रहे थे। मेरे भाई साहिल का रवैया भी अब कुछ हद तक बदला हुआ था। वो घर में होते हुए भी किसी कोने में चुपचाप बैठे रहते। ना वो भाभी से बात करते, ना किसी और से। सबसे अजीब बात, वो आज तक कभी भाभी के कमरे में नहीं गए थे। शादी को 3 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन वो हर रात कभी लॉन्च के सोफे पर सोते तो कभी पापा के कमरे में एक तरफ पड़ी चारपाई पर। एक शाम मैंने माँ से धीरे से पूछा, भाई भाभी के साथ कमरे में क्यों नहीं सोते? माँ ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। तुम्हें हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। ये उनका आपस का मामला है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं चुप हो गई मगर दिल की बेचैनी कम ना हुई। रात के वक्त मैं लॉन से गुजरी तो भाई ने पुराने सोफे पर लेटकर कब्जा जमा रखा था। कंबल भी आधा अधूरा सा ओढ़ा था, चेहरे पर उलझन के आसार थे। मैं कुछ कहने लगी, फिर रुक गई। इस वक्त भाभी का कमरा मेरी नजर के सामने आया। दरवाजा आधा खुला था और कमरे के अंदर से धीमी रोशनी दिख रही थी। सीमा तकिए से टेक लगाए एक कप चाय थामे बैठी थी। उसकी आंखें थकी थीं, जैसे नींद उसके दरवाजे से वापस लौट जाती हो। अगले दिन माँ ने उसे किचन में बुलाया। सुन ना, आज दोपहर को आंगन की सफाई कर ले और पर्दे भी धो लेना। शाम को कुछ मेहमान आ सकते हैं। सीमा ने अपना सर हिला दिया। और सुन, खिचड़ी भी बना देना नानी के लिए, उसके लिए अलग, तेल कम डालकर, और आटा भी गूंथना है। मैं सुन रही थी, दिल में कई सवाल पैदा हो रहे थे। क्या ये सब काम एक अकेली नई दुल्हन के लिए ठीक है? कोई आराम, कोई नरमी, कोई एहसास, कुछ भी तो नहीं उसे दिया जा रहा था। लेकिन अब उसके लिए ये सब आम बात बन चुकी थी। जैसे सीमा घर की बहू नहीं, एक नौकरानी हो जिसे नरमी की नहीं, सिर्फ आदेश देने के लिए रखा गया हो। और मेरा भाई, उसकी खामोशी अब सिर्फ उलझन नहीं, एक पहेली बन चुकी थी। जैसे वह कुछ जानता हो लेकिन कहने से बच रहा हो। वो रात बाकी रातों से अलग थी। घर के अंदर एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था, जैसे हवा में कोई घुटन सी भर गई हो। सीमा ने रात का खाना तैयार किया, सबके सामने रखा और फिर किचन में चली गई। मैंने उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ उदासी की गहरी लकीर देखी, जो दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मैं भी खामोशी से अपने कमरे में चली गई, लेकिन मन उलझा हुआ था। कुछ देर बाद अचानक घर के अंदर जोर जोर से आवाजें गूंजने लगीं। माँ के कमरे से साहिल भाई की बुलंद आवाज सुनाई दी, जो पहले कभी इतनी तेज नहीं सुनी थी। आखिर कब तक माँ? कब तक आप मुझे उसके कमरे से दूर रखेंगी? मैं शादीशुदा हूं, मेरा अधिकार है उसके साथ रहना, उसके साथ जीना। माँ की आवाज भी बुलंद हो गई। जुबान संभाल कर बात कर अपनी माँ से। वह जुबान चलाने लगा है। तू नहीं जानता तेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। मैं जो कर रही हूं तेरे फायदे के लिए कर रही हूं। फायदा? कौन सा फायदा माँ? पत्नी से दूर रहना भी कोई फायदा होता है? आपने जबरदस्ती मुझे शादी में धकेला, और अब जबकि मैं उसके साथ जीना चाहता हूं तो आप मुझे रोकती है। जुबान बंद कर ले। तू कुछ नहीं जानता। तेरे साथ जो मुश्किल है उसे जानने की अक्ल भी नहीं है तुझमें। मैं घबराकर दरवाजे के पास गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी बातचीत एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा कर रही थी जिसका मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था। भाई की आवाज गुस्से से भरी थी और माँ के लहजे में साफ तौर पर दबदबा था, जिससे हम सब बचपन से ही डरते आए थे। माँ, आप मेरी जिंदगी के फैसले कर रही हैं, लेकिन मेरी पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो दिन रात काम करती है, एक शब्द नहीं बोलती, और आप उस पर हुक्म चलाती है
जैसे कि वो नौकरानी हो। तो उसके लिए बोलेंगे तू, मैंने एक अनाथ लड़की को इस घर में जगह दी और तू आज मेरे खिलाफ उसका साथ दे रहा है। जी, अगर इंसाफ का साथ देना बगावत है तो हाँ हूं, मैं बागी। मैं अंदर तक कांप गई। वो लम्हा था जब मेरे भाई की खामोशी पहली बार टूटी थी। वो अब भी लॉन्च के सोफे पर सोता था, लेकिन उस रात उसकी आवाज ने हमारे घर की दीवारों को हिलाकर रख दिया था। मैं दरवाजे से हटने ही वाली थी कि पीछे से एक जोरदार झटका महसूस हुआ। दरवाजा खुला और मां मेरे सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में तूफान था। वो पल भर के लिए कुछ नहीं बोली, सिर्फ मेरी आंखों में घूरती रही। तू हमारी बातें सुन रही थी। उनका लहजा जहरीला हो चुका था। मैं बस गुजर रही थी मां, मैंने हकलाते हुए कहा, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाई थी कि उन्होंने उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, दिल धक से रह गया और मैं एकदम पीछे हट गई। खबरदार जो दोबारा मेरे कमरे के आसपास भी भटकी। तेरी अकल अब तेरे काबू से बाहर होती जा रही है। अपने कमरे में जा और जो कुछ सुना है उसे अपने दिमाग से निकाल दे, वरना ये जुबान खींचकर बाहर निकाल दूंगी। मेरे होंठ सूख गए, आंखों में आंसू आ गए, मगर जुबान कड़क हो गई। दिल चाहा कि पूछूं मां, आखिर क्या छुपा रही हो? क्यों इतनी सख्त हो गई हो? मगर मैं चुप रही। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने खड़ी होकर गाल पर हाथ रखा। वो लाल हो चुका था, मगर दिल की चोट उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। मेरे मन में सच्चाई की तलाश की आग भड़कने लगी थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी, आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। हर सवाल के पीछे मां का चेहरा था, बिना किसी भाव का और कुछ छुपता हुआ चेहरा। कुछ दिन खामोशी से गुजर गए, लेकिन घर का माहौल वैसे का वैसा ही रहा। मां का रवैया अब और ज्यादा सख्त हो चुका था और भाई पूरी तरह से खामोशी में डूब गया था। लेकिन अब भाभी की हालत कमजोर होती जा रही थी। मैंने पहली बार उसकी रंगत पर गौर किया। वो चमकता चेहरा जो पहली मुलाकात में मासूम रोशनी से भरा था, अब पीला पड़ चुका था। एक दिन जब मैं किचन में दाखिल हुई, वो वहां खड़ी थी। गैस का चूल्हा ऑन था और वो हल्की सी खांसी के साथ बर्तन धो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। भाभी आप ठीक हैं? मैंने फिक्र से पूछा। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थोड़ी थकान है। आप डॉक्टर के पास चलिए, मैं ले चलती हूँ। नहीं आरती, सब काम पड़े रहेंगे फिर ऐसे ही, और तुम्हारी माँ नाराज हो जाएगी। मैं ठीक हूं। उसकी आवाज में कमजोरी साफ झलक रही थी, मगर वो हमेशा की तरह सब्र की मूरत बनी रही। उस रात जब सब सो गए, मैं अपने कमरे से निकली तो देखा लाउंज में कालीन पर बैठी वो करवटें बदल रही थी। आंखें बंद किए हुए थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। भाभी क्या हुआ? बस सर में दर्द हो रहा है, शायद काम का बोझ ज्यादा है। ये ज्यादती नहीं, ये ज्यादती की सजा है। जो तुम झेल रही हो, मेरे होठों से अचानक निकल गया। वह कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंखें बंद रखी। मैंने उनका हाथ थामा, वो बर्फ की तरह ठंडा था। कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे, अब तुम और बर्दाश्त नहीं करोगी। भाभी अगर माँ को पता चला तो क्या? अगर खामोशी से तुम्हारी बीमारी बढ़ती गई तो तुम इंसान हो, कोई मशीन थोड़ी ना हो जिसे बस काम पर लगा दिया जाए। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू निकलकर गिरने लगे, मगर जुबान पर एक शब्द न आया। वो रात भी रोज की तरह खामोशी में डूबी थी, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। दिल जैसे किसी अनजाने खौफ से घबरा रहा था और नींद आंखों से कोसों दूर थी। कमरे की दीवारों पर साए नजर आते थे, जैसे कि कुछ कहना चाहते हो मगर जुबान बंधी हो। घड़ी रात के 3 बजे बज चुकी थी जब हल्की सी आवाज आई। दरवाजे की कुंडी धीरे से खुली और मैं चौंक कर जाग गई। चुपके से दरवाजा खुला तो देखा साहिल भाई दबे कदमों से सीमा के कमरे की तरफ जा रहे थे। उनकी रफ्तार धीमी थी, लेकिन उनके कदमों में बेचैनी थी। पहली बार वो अपनी पत्नी के कमरे में दाखिल हो रहे थे। दिल में कई सवाल उठे, कई उम्मीदें और कई अंदेशे। फिर कमरा बंद हुआ और फिर घर में खामोशी छा गई। मैं वापस अपने बिस्तर पर आ गई, लेकिन दिल जैसे सख्त हो चुका था। मुझे नींद ना आई और ना ही सुकून मिल रहा था। बस आंखें छत पर जमी रहीं। सूरज की पहली किरण अभी पूरी तरह से निकली भी नहीं थी कि एक खौफनाक चीख ने हमारे पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। साहिल, उठो साहिल। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी।
दरवाजा खोलकर बाहर भागी और बाकी सब भी बाहर की तरफ दौड़ते हुए सीमा भाभी के कमरे की तरफ गए। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का मंजर देखकर तो मेरे दिल में जलजला सा आ गया था। साहिल बहे बिस्तर पर बेजान लेटे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा पीला और लबों के किनारे से खून बह रहा था। एक खामोश मौत जिसके असर चेहरे पर जमे हुए थे। सीमा कोने में सिमटी बैठी थी, चेहरे पर हवाइयां थीं, आंखों में खौफ और शरीर कांप रहा था। मां की चीज आसमान तक जा पहुंची। मेरे बेटे को खा गई तू। मैंने कहा था ना, उसे अपने पास मत बुलाना, देख लिया तूने अपनी मनमानी से उसे मार दिया। वो दहाड़ मार मारकर रोने लगी और अगले ही पल सीमा की तरफ लपकी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू कातिल है। तूने मेरे जिगर के टुकड़े को मार डाला। मैं बीच में आ गई माँ, आपको भगवान का वास्ता है, पहले ये तो देखिए कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। सब पता है मुझे। यही मनहूस लड़की मेरे बेटे की मौत की वजह है। मैं सीमा की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा सफेद था, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू रुके हुए थे। मैं भाई के पास गई, उसकी नब्ज देखी, मगर दिल पहले ही बंद हो चुका था। वह जा चुका था। हमेशा के लिए कमरे में मातम छा गया था। लेकिन उस मातम के बीच एक सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई सीमा कातिल थी या वह खुद एक ऐसी साजिश का शिकार थी जिसका पर्दा अब उठने वाला था। साहिल भाई की मौत के बाद घर की हवा जैसे हमेशा के लिए बदल चुकी थी। दीवारें खामोश थीं, हवा जहरीली और हर कमरा मातम से भरा हुआ था। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक था मेरी माँ का रवैया। वो सिर्फ रोती नहीं थी, वो चीखती थी, दहाड़े मार मार कर, और हर सांस के साथ सीमा को कत्ल करने का इल्जाम लगाकर गुनहगार ठहरा रही थी। अंतिम संस्कार के बाद जब घर वापस आए तो माँ की आंखों में दुख से ज्यादा आक्रोश था। मैंने सब पहले ही कह दिया था। मैंने मना किया था कि उसके कमरे में मत जाना, ये मनहूस लड़की ही उसे ले डूबी। माँ ने चिल्लाते हुए कहा। सीमा चुपचाप बैठी थी, हाथ गोद में रखे, चेहरा पीला जैसे किसी मुजरिम की तरह बैठी हो, मगर उसके चेहरे पर कोई चालाकी नहीं थी, बस थकान और बेयकीनी दिख रही थी। लानत है तुम पर, तू मेरे बेटे की दुश्मन थी। मैं जानती थी ये दिन आएगा, तूने मेरे साहिल को मार दिया। माँ का लहजा सिर्फ इल्जाम से नहीं, नफरत से भी भर चुका था। माँ बस करिए, मैंने हिम्मत करके कहा। भाई बीमार थे, ये बात आप जानती हैं। उनके मरने की वजह उनकी कमजोरी और बीमारी भी तो हो सकती है। भाभी पर इल्जाम मत लगाइए, वो खुद सदमे में है। माँ ने मेरी तरफ देखा और गुस्से से चीखी, तो अब तू इसके साथ मिल गई है। तू नहीं जानती कैसी लड़की है। ये धोखा देकर आई थी, अपनी मासूमियत की आड़ में मेरे बेटे को निगल गई। मैं चुप हो गई। मेरे पास कोई दलील नहीं थी, लेकिन माँ के आगे दलीलों की कोई भी अहमियत नहीं थी। पिताजी जो अक्सर खामोश रहते थे, उस दिन माँ की हाँ में हाँ मिलाकर बोले, ऐसी लड़कियां बस मक्कारी से ही घर को बर्बाद करती हैं। पहले बेटे को दूर किया, फिर उसे मार दिया, अब हमें संभालने का नाटक करेगी। सीमा के चेहरे पर घबराहट थी, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकी। उसके शब्द गले में फंसकर रह गए। मैं तुझे इस घर में अब एक दिन भी नहीं देखने दूंगी, माँ ने गुस्से से कहा। या तो तू चली जा, यहां से। माँ क्या कर रही है आप? मैं फिर से बोल पड़ी। कितने दिन तक आप अपनी नफरत से हमें जलाती रहेंगी? क्या हर गुनाह का इल्जाम किसी एक पर डाल देना इंसाफ होता है? माँ मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटी। मैं जान चुकी थी इस घर में इंसाफ के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी हो चुका था। लेकिन सीमा वो आज भी चुप थी, जैसे उसने सब कुछ भगवान के हवाले कर दिया हो। मगर एक बात थी, ये इल्जाम सिर्फ जुबान का नहीं था, ये उसकी इज्जत पर बार था, जिसे सीमा ने हर हालत में संभाले रखा था। भाई की मौत के बाद सीमा के लिए जिंदगी अब और भी ज्यादा दर्दनाक सफर बन गई थी। सुबह आंख खोलती तो माँ की कड़वी आवाज उसे सुनाई देती। दोपहर में गर्मी, थकान और कमजोरी के बावजूद भी वो किचन का सारा बोझ अपने कमजोर कंधों पर उठा लेती। कपड़े धोना, आंगन धोना, मेहमानों की सेवा करना, सब कुछ वही करती। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो माँ की आवाज गूंजती, तू तो मेरे बेटे को खा गई, अब हमारे सर पर बैठकर राज करना चाहती है। मैं कई बार बीच में आई सीमा को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन माँ मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तू भी उसकी साइड ले रही है। आरती, याद रख, मैं तेरी माँ हूं।
और माँ कभी गलत नहीं होती। मैं चुप हो जाती, लेकिन दिल खून के आंसू रोता पापा, जो कभी नरम मिजाज माने जाते थे, अब माँ की हम आवाज बनने लगे थे। जब भी मैं उनसे कुछ कहती तो वो ठंडे लहजे में बोलते, तुम्हारी माँ जो कर रही है वो ठीक कर रही है। इस लड़की ने हमारे बेटे को छीन लिया है। उसके साथ जो सलूक हो रहा है बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता था जैसे सीमा का जुर्म सिर्फ विधवा होना ही नहीं, बल्कि उनके बेटे की पत्नी बनना भी था। एक दिन सीमा ने हिम्मत करके सिर्फ इतना कहा, माँ जी मुझे बुखार है, शायद आज थोड़ा आराम कर लूं तो ठीक हो जाऊं। माँ ने उसे जोर से धक्का दिया। ज्यादा ड्रामे मत कर, मुझे पता है तू क्या चाहती है। पहले मेरे बेटे को बीमार करने के लिए अपने कमरे में बुलाया, और अब तू मुझे भी बीमार बनाना चाहती है। मैं आगे बढ़कर सीमा को सहारा देने लगी। वो जमीन पर गिरते गिरते बची। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसके होंठ अब भी चुप थे। उसी दिन मैंने पहली बार सोचा, कितना मजबूत होता है वो इंसान जो सिर्फ सब्र को हथियार बनाकर जुल्म सहता है, और कितना कमजोर होता है वो जो जालिम के जुल्म को देखकर भी चुपचाप तमाशबीन बना रहता है। मैं सीमा को उसके कमरे में ले गई, उसे कंबल ओढ़ाया और पानी का गिलास दिया। मैं तुम्हारे साथ हूं भाभी, अब और बर्दाश्त नहीं करने दूंगी तुम्हें। सीमा ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में रोशनी की किरण झलकी। शायद पहली बार उसे यकीन आया कि वो अकेली नहीं है। दिन गुजर रहे थे, मगर सीमा की जिंदगी में अंधेरा कम नहीं हो रहा था। एक दोपहर घर की घंटी बजी। मैं दरवाजे पर गई तो देखा 3 औरतें खड़ी थीं, हाथों में मिठाई के डिब्बे लिए, चेहरे पर नम्रता। नमस्ते बेटी, हम मोहल्ले से ही हैं, तुम्हारी भाभी के बारे में सुनकर आए थे। अगर इजाजत हो तो थोड़ी बात कर सकते हैं। मैंने उन्हें इज्जत से अंदर बुलाया। वो आंगन में बैठी, फिर मैंने सीमा को बुलाया। सीमा धीरे धीरे अंदर से आई। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, मगर चेहरे पर वही मासूमियत थी। उन औरतों ने जैसे ही उसे देखा, एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की हो, हमने इसके बारे में बहुत सुना है। एक ने कहा, हमारे घर में एक विदुर का रिश्ता है, हमें सीमा बहुत पसंद आई है, हम उसके लिए बात करना चाहते हैं। सीमा का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और मेरी सांसें जैसे रुक गईं। हम कुछ कह ही रहे थे कि तभी माँ कमरे से निकली और औरतों को बैठे देखकर सब समझ गई कि बात क्या हो रही है, ये क्या हो रहा है। उनकी आवाज तेज हो गई। औरतों ने बड़ी ही शालीनता से कहा, जी हम सीमा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, अगर आपको बुरा ना लगे। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रिश्ता, वो भी इसके लिए? तुम सबकी अक्ल क्या घास चरने गई है? अरे ये वही लड़की है जो मेरे बेटे को खा चुकी है, अब मोहल्ले में भी तमाशा बनाना चाहती हो? हमने तो सिर्फ इसकी खूबियों के बारे में सुना था। चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से। ये लड़की रिश्तेदारों में इज्जत बर्बाद कर चुकी है, अब मोहल्ले में भी तमाशा बना रही है। वो औरतें खामोशी से उठ गईं। उनके चेहरे पर अफसोस था। मैंने मन ही मन कहा, माँ ने उन्हें इतना बुरा भला क्यों कहा? वे तो अच्छी नीयत से आई थी। तू खामोश हो जा आरती, तू कुछ नहीं जानती, ये सब साजिशें हैं। उस मनहूस लड़की को दोबारा इज्जत दिलाने की कोशिश हो रही है। मैं सीमा की तरफ देखने लगी, जो दीवार से लगकर खड़ी थी। आंखों में नमी थी, मगर होंठ खामोश। मेरे दिल में गहरी चुभन उठी। मोहल्ले में कुछ दिन के बाद कानाफूसी शुरू हो गई। कोई चुपके से इस बात का जिक्र करता तो कोई कानों में खुसुर फुसुर करता, वो जो जवान विधवा है ना, उसके लिए 2 बार रिश्ता आया है, कुछ तो बात होगी उसमें। क्या वाकई वो ऐसी है जैसे कि उसकी सास कहती है? ये बातें माँ के कानों तक पहुंची तो जैसे किसी ने उसके दिल में अंगारे डाल दिए हों। उसी शाम जब सीमा किचन में रोगियों पका रही थी, माँ दहाड़ती हुई अंदर आई। तू मोहल्ले के मर्दों को लुभाने लगी है, इसलिए हर वक्त आंगन में बैठकर किताबें पढ़ती है। यही तेरी तहजीब है, इसलिए तू मेरे बेटे की विधवा बनकर मेरे घर में बैठी है। सीमा ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, झूठ, मुझे सब पता है। वो जो औरतें रिश्ता लेकर आई थीं, उन्होंने कहा था कि तेरा जिक्र अब जवान मर्दों में होता है। तेरी खूबसूरती, तेरा ये हुस्न और तेरी नजाकत सब कुछ साफ बयां कर रहा है। तूने मोहल्ले वालों को भी अपना दीवाना बना लिया है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह एक कदम पीछे हटी। मेरा भगवान ही गवाह है, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तुझे मैं सच दिखाती हूं।
माँ ने किचन के बर्तन उठाकर जमीन पर फेंक दिए और सीमा को जोर से धक्का दिया। तू मुझे बदनाम करेगी, मेरे घर को, मेरे बेटे को बदनाम करेगी, रुस्वा करेगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं भागती हुई आई और माँ के हाथों को रोका। माँ, बस करिए, आप क्या कर रही हैं? भाभी बेकसूर है, वो तो किसी से बात भी नहीं करती, उन्होंने क्या गलती की है? माँ ने मेरी तरफ देखा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। तू भी अब इसकी जुबान बोलने लगी है क्या? तुझे नहीं पता ये क्या चीज है? तू भी अगर इसके कदमों पर चलने लगी तो फिर मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। सीमा जमीन पर गिर गई। उसने हाथों से चेहरा छुपा लिया, जैसे खुद को दुनिया की नजर से छुपाना चाह। उसी रात जब सब सो गए, मैं सीमा के कमरे में गई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर नीले निशान थे। मैं उसके पास बैठी और उसका हाथ थामकर कहा, भाभी, मैं जानती हूं आप बेगुनाह हैं और अब वक्त आ गया है कि ये सब खत्म हो। सीमा ने मेरी तरफ देखा। खामोशी से उसकी आंखों में एक थका हुआ हौसला था, जैसे कि उसने फैसला कर लिया हो कि अब या तो वो ये सब सहना बंद कर देगी या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगली सुबह मैंने देखा कि सीमा आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना था। माँ रोज की तरह किचन में ऊंची आवाज में बोल रही थी, नाश्ता अब तक तैयार नहीं किया, क्या मर गई हो? मैं दौड़कर सीमा के पास गई। भाभी, आप आराम करें, मैं नाश्ता बना देती हूँ। वो बोलने ही वाली थी कि माँ वहां पहुंच गई। क्या अब यह नौकरी भी तू करेगी? बड़ी आई वकील बनने, मैंने पहली बार उनकी तरफ नजरें जमाकर कहा। जी हाँ करूंगी, क्योंकि अब यह जुल्म नहीं सहने दूंगी। मैं उसे, सीमा इंसान है, कोई कैदी नहीं। माँ की आंखें फैल गई। क्या कहा तूने? तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगी? माँ, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूं। मैंने आपकी हर बात मान ली, लेकिन आज नहीं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सीमा पर इतना जुल्म करें। भाई की मौत का गम सबको है, लेकिन इसका इल्जाम किसी बेकसूर पर डाल देना नाइंसाफी है। बस कर एक शब्द और निकला तो समझ ले, तो फिर क्या करेंगी? माँ मुझे भी मारेगी, मुझे भी जलीम कहेगी। माँ का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। ये तेरी परवरिश है, तू मुझसे बहस करेगी। मेरा सिर झुक गया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। मैं जानती थी यह थप्पड़ सिर्फ मेरे जिस्म पर नहीं, मेरे हौसले पर था, लेकिन मैं अब कमजोर नहीं थी। माँ, यही मेरी परवरिश है कि सच के लिए आवाज उठाई जाए, चाहे वो अपनी माँ के खिलाफ ही क्यों ना हो। पापा जो पास में ही बैठे थे, वो भी ये सब देख रहे थे, मगर हमेशा की तरह वो खामोश रहे। उनकी खामोशियां मुझे काटने लगी थीं। वो सिर्फ माँ के इशारों पर नाचने वाले बन चुके थे, या फिर उनकी आवाज भी अब दब चुकी थी। मैंने सीमा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अब बहुत हो गया, अगर अब आप भी चुप रही तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। सीमा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसके होठों पर पहली बार एक छोटी सी मुस्कान थी। तुमने मेरी खातिर अपनी माँ के खिलाफ आवाज उठाई, आरती, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उस पल मुझे लगा जैसे पहली बार सीमा ने खुद को कैद से आजाद महसूस किया हो, और मैंने पहली बार खुद को एक बगावत का हिस्सा बनते देखा हो। ये बगावत सिर्फ आवाज की नहीं थी, ये बगावत इज्जत, अधिकार और इंसानियत के लिए थी। फिर एक दिन वही मोहल्ले की इज्जतदार औरतें दोबारा आईं। उनके साथ एक और औरत भी थी जो काफी अच्छे घर की लग रही थी। मैंने उन्हें अंदर बिठाया और चाय पानी का इंतजाम करने लगी। हमें सीमा बहुत पसंद आई है। उन्होंने बात शुरू की। हमने इसके सब्र, सलीके और शराफत के बारे में बहुत सुना है। हमारी भाभी के बेटे का रिश्ता है और हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐतराज ना हो तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। मेरी आंखों में खुशी की चमक आ गई। सीमा उस पल कमरे के कोने में बैठी थी, सर झुकाए, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी चमक दिख रही थी। लेकिन तभी दरवाजा खुला और माँ अंदर आई। जैसे कि उन्होंने बात सुनी, उनकी आंखों में आग सी भर गई। बड़ी कोठी का रिश्ता, और वो भी इसके लिए। वो गुस्से से चिल्लाई, यहीं रह गया था, अब मेरे बेटे की कातिल दुल्हन बनेगी। वो सारी औरतें घबरा गईं। अरे, हम सिर्फ अच्छाई के इरादे से आए थे। अगर आपको बुरा लगा हो तो हम माफी चाहते हैं। बुरा लगा? अरे, तुम सबको तो शर्म आनी चाहिए। ये लड़की मेरे बेटे को खा गई। मैंने तुम सबको यहां आने से मना किया था ना, बेशर्म कहीं की। क्यों वापस आ गई?
क्या मेरे बेटे की मौत हो जाने पर यहां अब नाच गाना करोगी? वो सारी औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगीं और खामोशी से चुपचाप घर से वापस चली गई। दरवाजा बंद होते ही मां सीमा पर बरस पड़ी। मैंने कहा था ना कि तू मनहूस मेरे बेटे को निगल गई है और अब अपने रिश्ते देख रही है। तू बस एक आफत है जो मेरे घर पर थोप दी गई है। सीमा सदमे में खड़ी थी। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके बाजू से टपकती हुई मुश्किल सब कुछ कह रही थी। मैं आगे बढ़ी। मां सीमा का ये हक है कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करें। भाई की मौत का जिम्मेदार आपने उसे बना दिया, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। तभी पापा बोले, बस करो। मां मेरी तरफ पलटकर देखने लगी। उनकी आंखों में पागलपन दिख रहा था। अच्छा, तो तू भी अब उसकी तरफदारी में खड़ी हो गई है? अरे तुम दोनों ने तो मेरी इज्जत बर्बाद करने की ठान ली है। मैंने सीमा का हाथ थामा। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और ये हक हम छीन कर भी लेंगे। सीमा ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत चिंगारी थी जो बरसों से दबी हुई थी और अब जलने के लिए तैयार थी। वो शाम आम शाम के जैसी नहीं थी। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा में घुटन भर गई हो। मां पूरा दिन चुप रही, लेकिन उनकी आंखों में जो तूफान था वो हर कदम पर महसूस हो रहा था। चीमा हमेशा की तरह चुपचाप किचन में बर्तन धो रही थी। मैं भी उसके पास ही थी कि अचानक मां अंदर आई, हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल। बस अब बहुत हो गया। अब मैं यह तमाशा और नहीं देख सकती। उनके चेहरे पर पागलपन झलक रहा था। मां, ये क्या कर रही है आप? मैं आगे बढ़ी। ये मनहूस औरत है। पहले मेरे बेटे को खा गई, अब मोहल्ले के मर्दों को भी लुभा रही है। ये मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज उन्होंने सीमा के जीवन को राख बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मां, आपको भगवान का वास्ता, ये क्या कर रही है आप? मैंने आगे बढ़कर सीमा को बचाने की कोशिश की, उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर तभी पापा अंदर आए। पापा, आप कुछ कीजिए। मां, तू पागल हो गई है। लेकिन पापा ने मेरे बाजू को जोर से पकड़ लिया। बस बहुत हो गया। अब तू भी मेरे खिलाफ जा रही है। तू इसी मनहूस के साथ खड़ी है। जा अपने कमरे में। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी भाभी की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाई, लेकिन पापा ने मुझे घसीट कर कमरे में धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं अंदर कैद हो गई। दरवाजा पीटती रही, चीखती रही। माँ, पापा, आपको भगवान का वास्ता, दरवाजा खोलिए। क्या आप इंसान भी हैं? बाहर से शोर बढ़ने लगा। पहले सीमा की धीमी आवाजें, फिर मां की तेज आवाजें और फिर सब कुछ झलकर राख हो गया। मेरे होश उड़ चुके थे। दरवाजे के नीचे से धुआं अंदर आने लगा। खिड़कियों से लपटें दिखाई देने लगीं। हे भगवान, कोई बचाओ, कोई दरवाजा खोलो। मेरी आवाज गले में फंस गई। बाहर से चीख पुकार सुनाई देने लगी। शायद मोहल्ले वाले आ गए थे। कोई अपनी लकड़ी, कोई पानी, कोई चीज, सब शोर में डूब गया था। मैंने जोर से दरवाजे पर धक्का दिया। हाथ जख्मी हो गए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। शायद आंगन में कुछ फटा था। ये आग सिर्फ जिस्म को नहीं, रिश्तों को भी जला रही थी, और मैं बेबस बंद कमरे में सिर्फ भगवान से भीख मांग रही थी। हे भगवान, मेरे घर को बचा लो, मेरी भाभी को बचा लो। दरवाजे के पीछे बैठकर मैं रोती रही। हर मुमकिन कोशिश करती रही कि किसी तरह बाहर निकल सकूं। अंदर धुआं भर चुका था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू दर्द नहीं खा सकते थे। सिर्फ होठों पर प्रार्थना थी, भगवान कुछ भी करके भाभी को बचा लो। फिर अचानक एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूटा। मोहल्ले के कुछ लोग थे जिन्होंने शोर सुनकर दरवाजा तोड़ दिया था। मैं लड़खड़ाती हुई बाहर निकली और आंखों के सामने का मंजर मेरी रूह तक कंपा गया। आंगन के बीचों बीच आग बूझ चुकी थी, लेकिन जमीन पर दो जले हुए शरीर पड़े थे, मां और पापा। मेरे कदम कांप गए, आंखें फैल गईं। दिल में अजीब सा सुकून और खौफ एक साथ उतर आया। आरती एक हल्की सी धीमी सी आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं तुरंत पलटी। सामने सीमा थी। वो लाउंज के कोने में बैठी थी। उसकी साड़ी जो कंधे पर थी पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, मगर उसका शरीर सलामत था। मैं दौड़कर उसके पास गई। भाभी, आप ठीक हैं? वो हल्का सा मुस्कुराई। आंखों से आंसू बह निकले। मैं जिंदा हूं आरती। वो आग जो मेरे लिए लगाई गई थी वो उल्टी पड़ गई। मगर आप कैसे बच गई? कहाँ थी आप?
सीमा ने अपनी नम आंखों से आसमान की तरफ देखा। मैं भगवान के आगे जाकर बैठ गई थी। जैसे ही माँ ने मुझ पर तेल फेंका, मैं पीछे हटकर कालीन के पीछे दुबक गई। फिर कुछ पलों के बाद अचानक शोले भड़क गए और वे दोनों खुद ही आग में फंस गए। ये सब एक चमत्कार है भाभी, नहीं आरती, ये चमत्कार नहीं, ये भगवान का आशीर्वाद है। जो भी उसके आगे झुकता है वो उसे लोगों की आग से बचा लेता है। मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो मुझे इन जुल्मों से बचा ले और मेरा हक मुझे दे। भगवान ने मेरा सब्र देख लिया और मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उनका हाथ थामा। आप बहादुर हैं भाभी, भगवान ने आपको बचाकर सच को जिंदा कर दिया है। सीमा ने नजरें झुकाईं और धीरे से कहा, इस जन्म का अंजाम यही होता है। आरती जलता है वही जो दूसरों को जलाने निकलता है, और बचता है वही जो रात की तन्हाई में भी भगवान के सामने रो लेता है। उसी दिन मैंने सीखा कि बेगुनाह की आंख से बहने वाला आंसू दुनिया की सबसे बड़ी आग को भी बुझा सकता है। रात गहरी हो चुकी थी, मगर नींद जैसे कोसों दूर थी। माँ और पिताजी का अंतिम संस्कार हो चुका था। अब घर में फिजा पूरी तरह से बदल गई थी। एक अजीब सा सुकून था, मगर साथ ही ढेर सारे सवाल। मैं सीमा के कमरे में गई। उसका चेहरा थकान से चूर था, मगर अब चेहरे पर सुकून भी था। मैं धीरे से उसके पास बैठ गई। भाभी, एक बात पूछूं? उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराकर सर हिलाया। भाई, शादी के बाद कभी आपके कमरे में क्यों नहीं आए? वे हमसे दूर क्यों रहे? मेरा सवाल सुनते ही सीमा की मुस्कुराहट धीरे धीरे कम हो गई। उसकी आंखों में पुरानी तकलीफ जागी और चेहरे पर खामोशी लौट आई, जो मैंने पहली बार उसकी शादी की रात देखी थी। कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, आरती, तुम्हारे भैया बीमार थे। एक ऐसी बीमारी ने उन्हें जकड़ रखा था जिसका अंजाम पहले ही तय था, मौत। वे शादी के काबिल ही नहीं थे। मेरे लफ्ज सिमट गए। क्या आपको सब पता था? शादी के कुछ दिन के बाद, जब वे हर रात कमरे से बाहर सोते, जब मैंने माँ से बात की तो उलझे गए और दांत पीस कर बोले, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब पूछने की? फिर एक रात मैंने उनके कमरे की दराज में कुछ कागजात देखे। वो रिपोर्ट थी साहिल की मेडिकल रिपोर्ट। उन्हें कैंसर था, अंतिम स्टेज पर पहुंच चुका था। उन्हें बचाने की उम्मीद बाकी नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ को सब पता था, हाँ, और उन्होंने इसके बावजूद भी मेरी शादी उनसे करवाई थी। एक अनाथ बेसहारा लड़की जो मुफ्त की नौकरानी बन जाती है। वो जानती थी कि साहिल ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। उन्हें मेरी जैसी सब्र वाली लड़की की जरूरत थी, जो उनके हर हुक्म को हुक्म समझे। ये सब तो धोखा था आपके साथ भी और भाई के साथ भी। सीमा ने आसमान की तरफ देखा। माँ कहती थी कि ये सब तुम्हारे फायदे के लिए कर रही हूं मैं, जबकि असलियत में वो सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रही थी। साहिल बीमार था, कमजोर था, और उन्हें डर था कि अगर वो मेरे पास आएगा तो उसका अंत जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन फिर भाई उस रात क्यों आए? क्योंकि उस रात साहिल ने पहली बार अपनी माँ की कैद को तोड़ने की हिम्मत की थी। उसे अंदाजा हो चुका था कि अब वक्त कम है। वो सिर्फ मेरे पास कुछ पल गुजरना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे सका। वो मर गया मेरे ही सामने, और फिर इसका इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया गया। मैं पत्थर बन गई, आंखें नम, दिल बोझेल। सीमा ने मेरा हाथ थामा। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया, आरती, क्योंकि मुझे यकीन था कि भगवान सब देख रहा है और वही इंसाफ करेगा वक्त पर। और आज वो वक्त आ चुका था। घर की फिजा पहले जैसी नहीं रही। खामोशी तो पहले भी थी, मगर अब खामोशी में सच्चाई भी शामिल हो चुकी थी। वो सच जो बरसों से छुपाया जा रहा था, जो जुल्म को अपनी तह में दबा रहा था, वो खुद को जाहिर कर चुका था। उस रात सीमा मेरे साथ बैठकर ठंडी सांसें भर रही थी। मैंने उसके चेहरे पर सुकून देखा, जो सिर्फ सच्चाई बयान कर देने के बाद आता है। सीमा ने कहा, तुम्हारे भाई अपनी माँ की गिरफ्त में थे। वो उन्हें जैसा समझाती रही, वो वही समझते रहे। उन्हें लग रहा था कि उनकी माँ जो कह रही है सही कह रही है, कि मैं वाकई उनके काबिल नहीं। मैंने कहा, जब तुम्हें सब पता था तो तुमने माँ से कुछ क्यों नहीं कहा? वह कहने लगी, क्योंकि मैं तो अनाथ थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं इज्जत की तलाश में यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ तो मैं गुलामी में जकड़ दी गई थी। मैंने उनका हाथ थामा।
आप सिर्फ मेरे भाई की पत्नी नहीं थी भाभी, आप एक कुर्बानी थी, एक ऐसा वजूद जिस पर जुल्म करके मेरी माँ ने खुद अपने नसीब में आग बरसाई थी। सीमा ने आसमान की तरफ देखा। मैंने सोचा था वो एक अनाथ लड़की को कैद करेंगे, मगर भगवान ने उस कैद को खत्म कर दिया। उसी लम्हे मुझे यकीन हो गया कि जुल्म की सबसे बड़ी साजिश भी भगवान के हिसाब से नहीं बच सकती। कई दिन गुजर चुके थे। मेरे माँ बाप के जाने के बाद अब घर में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उस सुकून में न कोई खौफ था न घुटन। उसमें सच की रोशनी थी और एक नया हौसला भी। एक शाम घर की सफाई करते हुए माँ की पुरानी अलमारी के दराज को जब मैंने देखा जहां कभी कुछ देखा था, दिल में ख्याल आया कि शायद वही रिपोर्ट आज भी वहीं पर हो जो सीमा की कही हुई बातों को सच साबित कर सके। मैंने दराज खोला। उसमें पुराने कपड़े जमा थे, जिनके नीचे कुछ तस्वीरें भी दबी हुई थीं। कुछ पीले पड़ चुके कागज भी नजर आए। मैं धड़कते दिल के साथ फाइल खोलने लगी। वो साहिल भाई की मेडिकल रिपोर्ट थी। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। हर पन्ने पर उनकी बीमारी के बारे में लिखा था। यही वो सच था जिसे मैं अच्छे से जानती थी। ये वो सबूत था जिसे छुपाकर उन्होंने एक बेकसूर लड़की को सूली पर चढ़ा दिया। मैंने उस फाइल को अपने सीने से लगा लिया जैसे वो मेरे भाई की शहादत की गवाही हो। मैं तुरंत सीमा के कमरे में गई। भाभी देखिए, मैंने वो रिपोर्ट ढूंढ निकाली। अब सच सामने आ जाएगा। लोग जो कि आप पर इल्जाम लगाते थे वे चुप हो जाएंगे। सीमा ने फाइल थामी, आंखों से बहते आंसू पोंछे। सच तो पहले से ही मेरा भगवान जानता है, लेकिन अब इस दुनिया को भी दिख जाएगा कि मैं कातिल नहीं थी। हाँ, मैं भी किसी की बेटी थी, किसी का मान थी। मैंने भाभी को सीने से लगा लिया। भाभी, अब आपका सर हमेशा ऊंचा रहेगा। आपका सब्र, आपकी खामोशी सब कुछ जीत गया। हम दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। जो बुजुर्ग और थे और हमारे परिवार के करीबी लोग थे, उनके सामने सब कुछ रखा गया। हर किसी के चेहरे पर हैरत, शर्मिंदगी और कुछ की आंखों में दुख था। एक औरत ने धीरे से कहा, हमने सीमा पर शक किया, उस पर इल्जाम लगाया, लेकिन वो तो खुद बेचारी हालात की मारी थी। हमें माफी मांगनी चाहिए। सीमा ने सबको देखा। मुझे किसी से शिकायत नहीं, बस मैं इतना कहना चाहती हूं कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा ना हो। किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझिए। और उसी पल सीमा सिर्फ एक विधवा नहीं रही, वो एक मिसाल बन गई। सच आखिरकार सामने आ गया था, और सच हमेशा देर से ही सही, लेकिन जीतता जरूर है। वक्त का पहिया अब एक नए मोड़ पर आ चुका था। मैं और सीमा अब एक दूसरे का सहारा थे। हमने घर को फिर से संवारा। हर वो चीज जो अतीत की तीखी यादें दिलाती थी, उसे हटा दिया। सीमा ने सिलाई कढ़ाई का काम बकायदा शुरू कर दिया और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का इरादा पक्का कर लिया। हम दोनों ने अपने दिल में ये ठान लिया था कि जो दुहक हमने सही है, वह किसी और को सहने नहीं देंगे। सीमा की सच्चाई अब मोहल्ले में मिसाल बन चुकी थी। एक दिन सीमा ने मुझसे कहा, आरती जिंदगी नए सिरे से शुरू हो चुकी है, और यह सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि हमने सच का साथ दिया, सब्र किया और अपने भगवान पर भी यकीन रखा। मैंने उसका हाथ थामा और फिर हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसकी बुनियाद सच्चाई, सब्र और ईमान पर टिकी थी। जुल्म चाहे जितना भी लंबा हो, इंसाफ जरूर होता है। भगवान पर भरोसा और सब्र इंसान को हर मुसीबत से निकाल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।